डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज के वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 21 टू 30 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 हमें बोला गया इन द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द पीवी डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज। तो पीवी डायग्राम में जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। यदि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है तो एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास वीपी कर्व है, अपने को पीवी कर्व चाहिए। तो यहाँ पर यदि वीपी कर्व में ये जो कर्व दिया गया है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो यही कर्व यदि आप किस तरह से देखेंगे पीवी कर्व के बेसिस पे देखेंगे तो ये आपको सेम ही कर्व आपको किस डायरेक्शन में दिखेगा, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और हमारे पास जो वर्क का मैग्नीट्यूड तो अपने पास एरिया अंडर द कर्व से निकल जाता है, साइन जो होता है वो अपन क्या जम्पशन लेते हैं कि पीवी वर्क में यदि एंटी क्लॉकवाइज यदि यूज हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा वर्क, और यदि क्लॉकवाइज होता तो हमारे पास क्या होता नेगेटिव। पीवी वर्क में एंटी क्लॉकवाइज है तो ये, और क्लॉकवाइज यदि पीवी में है तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है वर्क का। अब अपन एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको दिखने में लग रहा है कि सर्कल है बट ये इलिप्स है, क्योंकि यहाँ पर आप गौर से देखें तो दोनों की तरफ यहाँ पर ये भी वैल्यू अलग है, ये P2 माइनस P1 है और ये हमारे पास V2 माइनस V1 है। तो इलिप्स का एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है पाई A इंटू बी। तो यहाँ पर A जो होगा वो क्या होगा, इसका आप मिडल कर दें तो हमारे पास इस पॉइंट से एक पॉइंट तक की जो रेडियस अपन कंसिडर करते हैं वैसे, तो वहाँ पर ये डिस्टेंस A हो जाएगी और ये वर्टिकल वाली हमारे पास B हो जाएगी। तो यहाँ पर एरिया अपन निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास पाई A हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 का हाफ, P2 माइनस P1 बाई 2, और B जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2। तो और जो वर्क हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा पीवी कर्व, और हमारे पास पाई बाई 4 P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 22। इसमें बोला गया एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल ABCA, कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है एज शोन पीवी डायग्राम, द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू। तो हमारे पास नेट वर्क डन जो है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे पास आधार जो दिया गया है ये कितना है AC, तो यहाँ पर 3V1 माइनस V1 इंटू अपने पास 6P1 माइनस P1 हो जाएगा, 6P1 माइनस P1। तो ये एरिया अपन लिख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू 2V1 इंटू 5P1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5P1 V1, ये एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें पीवी कर्व में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वर्क हो गया नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इसका हमारे पास साइन आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक, जैसे कि अपन ने प्रीवियस अजम्पशन क्वेश्चन में भी माना था कि पीवी कर्व में यदि क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारा नेटवर्क जो होगा वो नेगेटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाने पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा जो वर्क होगा वो आ जाएगा -5P1 V1। तो हमारे पास नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर सिंपली दिया गया, साइन कन्वेंशन के बारे में बात नहीं की गई, तो 5P1 V1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें बोला गया एन आइडियल गैस इज एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इन ए बॉक्स विच इज केप्ट इन वैक्यूम। सो यहाँ पर हमारे पास जो भी आइडियल गैस हमारे पास क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा वैक्यूम पे होगा। यानी ये हमारा जो केस है दैट इज़ फ्री एक्सपेंशन केस। फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो हमारे पास वर्क डन जो आप कैलकुलेट करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इंटू DV, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वर्क डन हमारे पास 0 हो रहा है। इसके बाद अपने को बोला गया है which is kept in vacuum with a large container, the wall of the box is punctured, what happens as the gas occupies entire container। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर
भी इंटैक्ट रह रहा है तो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट टी ही रख रहा है। तो यहाँ पर क्यू भी क्या हो गया, हीट ट्रांसफ़र जीरो हो गया। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डेल यू इजक्वल टू हमारे पास क्यू प्लस डब्ल्यू दोनों ही जीरो जीरो है, तो डेल्टा यू भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो है। और किसी भी आइडियल गैस के लिए अपन यदि देखें तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है ओनली। तो यदि हमारे पास टेम्परेचर वेरी करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी वेरी करेगी। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी वेरी नहीं कर रही है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि टेम्परेचर भी वेरी नहीं कर रहा है, कि टेम्परेचर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। डेल्टा यू इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इफ इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24, इसमें बोला गया है इन डायग्राम 1 to 4 वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद चेंजिंग प्रेशर इज शोन, ए गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ABCD, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी। तो हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो साइक्लिक प्रोसेसेस हैं, साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है। और हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सभी के सभी प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, तो इन सभी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 25, इसे बोला गया इफ द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन, द रूम इन विच द रेफ्रिजरेटर इज केप्ट गेट्स कूल्ड गेट्स हीटेड। तो इसके लिए अपने को रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर करता क्या है, ये हमारे पास बाहर की, ये हमारे पास इंटरनल जो भी सिस्टम है, ये हमारा इसका सिस्टम है, यहाँ से हीट को बाहर फेंकता है और सिस्टम को क्या करता है, कूल करता है। ठीक है, ये सिंपल इसका फंक्शनिंग है। अब यदि अपन देखें कि हमारे पास इस रेफ्रिजरेटर को यदि आपने ओपन कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे पास जब ये रेफ्रिजरेटर क्लोज कंटेनर था यानी बंद था, तब ये यहाँ पे सिस्टम जो था वो हमारा क्या था, ये रेफ्रिजरेटर ही था, और बाहर का जो रूम था वो हमारा सराउंडिंग था जिसमें वो हीट बाहर निकाल रहा था, ये हमारा रूम है। बट अब जब अपन ने क्या किया, इस रेफ्रिजरेटर को ही ओपन कर दिया है, तो हमारे पास जो रूम है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिस्टम हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर का फंक्शन वही है कि हमारे पास हीट सिस्टम में से लेकर बाहर फेंकना। तो हमारे पास सिंपली क्या कर रहा है कि एक ये रूम है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हमारे पास क्या करेगा, पहले रूम से हीट लेगा, यहाँ पर हीट आ गई, लेट से H1 हीट आ गई, ठीक है, और इसी को वापस हीट देगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली यही हो रहा है कि हीट जितना ले रहा है उतना ही देना चाहिए था, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटर अपन चलाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं, किस काम के लिए, अपने पास वर्क डन करने के लिए। तो यहाँ पर जो अपन वर्क डन करेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑन रेफ्रिजरेटर, वो भी कन्वर्ट होगा किस में, हीट में। तो जब हमारे पास रूम से ये हीट ले रहा है, उसके बाद ये हीट प्लस इसके वर्क डन का जो हीट में कन्वर्जन होगा, उन दोनों का एडिशन जो होगा, लेट से H1 प्लस H2, ये हीट ये वापस रूम को रिलीज आउट करेगा। तो रिलीज करने वाला हीट का अमाउंट जो है वो अपन ने इनटेक हीट से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स रूम जो होगा वो हीटेड ज़्यादा होगा, गेट्स हीटेड, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26, इसे बोला गया द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज इन एन। तो टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज होगा, अपने को देखना है। तो आइसोथर्मल वाले केसेस कब होते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये दोनों तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब अपने को यही देखना है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा या एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास T V⁻⁻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 ⁻
जाएगा सी अपॉन वी टू द पावर गामा माइनस वन। और जो गामा है वो मोस्टली हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। यानी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, जहाँ पर
गामा माइनस वन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, गामा माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। तो टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, कुछ भी पॉजिटिव पावर के। पॉजिटिव पावर A अपन मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर A इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। बट यदि वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो अपने को केस ये बोला गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, तो उसके लिए अपने को वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम डिक्रीज किस केस में होता है, कंप्रेशन में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस और कंप्रेशन यदि अपन कराते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 27, इसे बोला गया फॉर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Cp माइनस सी वी। तो Cp माइनस सी वी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है NR, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। तो 2 मोल है तो 2R हो जाएगा। तो Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू 2R फॉर 2 मोल आइडियल गैस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए यदि आप बात करें तो PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन फुलफिल होती है। और यदि आप इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि अपन du लिखें तो ये हो जाता है NCV/dt। इनका यूज़ करते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब अपने पास PV इक्वल टू NRT में del V अपॉन del T कर रहे हैं आप, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर del V अपॉन del T इक्वल टू NR, और टेम्परेचर का डिफरेंशियल करेंगे आप विद टेम्परेचर, तो हमारे पास del T अपॉन del T ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास del V अपॉन del T कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, NR अपॉन P के, जो कि कांस्टेंट है। तो ये 0 के बराबर नहीं होने वाली, तो ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है प्रेशर का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। del P अपॉन del T इक्वल टू हमारे पास टेम्परेचर, तो ये NR टेम्परेचर का T के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर del P अपॉन del T भी क्या आ जाएगा हमारे पास, NR अपॉन V, जो भी हमारे क्या है कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, 0 के बराबर नहीं होने वाला है। फिर अपन सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया गया विद कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, इसी को आप del U अपॉन del V की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर dt जो हो जाता है वो क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, इसके साथ ही बाकी जो टर्म है जैसे कि NCV, तो ये CV जो होता है ये हीट कैपेसिटी है कीपिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट वहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आप du अपॉन dV करेंगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जिस पे इनमें से कोई सा भी पैरामीटर वेरी नहीं कर रहा है, तो हमारे पास del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी एंटिटी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी आप डिफरेंशियल करते हो तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक, सिमिलरली यदि आप del U अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास NCV के बराबर आ जाएगा। ये 0 नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? और इस टर्म के बारे में थोड़ा सा और अपने को देखना हो तो हमारे पास इस पर्टिकुलर टर्म को अपन इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं। इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर मेनली हमारे पास 0 होगा जब आइडियल गैस होगी, बिकॉज इन आइडियल गैस there is no intermolecular forces, there is no intermolecular forces, intermolecular forces नहीं होते। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है 29, इसमें बोला गया लिक्विफाइड ऑक्सीजन एट 1 atm is heated from 50 Kelvin to 300 Kelvin by supplying heat at a constant rate. The graph that correctly shows the relationship between temperature and time is। तो अब हमारे पास जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है
वो अराउंड 90 केल्विन के अराउंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर O2 जो है इनिशियली लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज से जब ये 50 केल्विन है तो पहले अपन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसका टेम्परेचर 90 केल्विन हो गया। उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, 90 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर फेज ट्रांजिशन होगा, O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। फिर इस O2 गैस से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपको। फिर O2 गैस से टेम्परेचर 90 केल्विन से 300 केल्विन लेके जाना है। तो ये दोनों जो स्टेप है, इन दोनों स्टेप्स में तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड ये वाला जो स्टेप है इसमें अपन स्टेट चेंज करते हैं लिक्विड से गैस में। तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्व होगा वो किस तरह से होगा कि इनिशियली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा 50 केल्विन से 90 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ेगा, और जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अचीव कर जाएगा तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाता है, बट हीट आप लगातार ऐड करते जाते हो, तो हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। जब ये पूरा पूरा गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा उसके बाद टाइम के साथ साथ वैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30। इसमें हमें क्या बोला गया है, इफ़ W1, W2 एंड W3 एंड W4 फॉर एन आइडियल गैस आर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन आइजोथर्मल, एडियाबेटिक, आइजोबारिक एंड आइजोकोरिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, द करेक्ट ऑर्डर विल बी। तो हमारे पास किस तरह का केस होता है कि यदि आप आइजोथर्मल और एडियाबेटिक का पीवी डायग्राम देखें तो पीवी डायग्राम कुछ इस तरह के आते हैं कि हमारे पास आइजोथर्मल में भी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से आइजोथर्मल, और एडियाबेटिक के केस में PV² गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये एडियाबेटिक है। तो कर्व हमारा लगभग सेम ही आता है, बस स्लोप वेरी करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का केस आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो कर्व है वो अपन देखें, यहाँ पर ये वाला जो कर्व है ये एडियाबेटिक है, ये आइजोथर्मल है। सिमिलरली यहाँ पर एडियाबेटिक और आइजोथर्मल। तो यहाँ पर जो डाउन इस कॉमन पॉइंट से ये पार्ट है ये हमारा एक्सपेंशन वाला पार्ट है, ऊपर वाला हमारा कंप्रेशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसे अपन कंसिडर कर लेंगे आगे कर्व में। तो यहाँ पर आप पीवी डायग्राम बनाइए, इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से हमारे पास एक तो कर्व इस तरह से आ रहा है, एक कर्व इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइजोथर्मल एक्सपेंशन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। इसके बाद हमारे पास आइजोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की यदि अपन बात करें तो क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब अपन इनके रेस्पेक्टिव वर्क डन की बात करते हैं। तो वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। अब अपने पास जो आइजोथर्मल है उसके लिए ये W1 हो जाएगा, एडियाबेटिक के लिए बात करें तो ये हमारा W2 हो जाएगा, और आइजोबारिक की बात करें तो ये हमारे पास W3 हो जाएगा, और आइजोकोरिक की बात करें तो ये W4 है, ठीक है। तो आइजोकोरिक के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पर तो W4 तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम dV इक्वल टू 0। तो वर्क डन डेल W अपन निकालते हैं माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, तो ये सबसे लीस्ट होगा। फिर अपन W3, W1 और W2 की बात करें तो PV डायग्राम में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व तो अपन ने देख लिया। तो इस एरिया अंडर द कर्व में आप देखें तो ये वाला जो सेक्शन है जो आइजोबार के केस में ले रहे हैं वो बाकी के कंपैरिजन में देखा जाए तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो इसके बेसिस पे हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा W3 का। तो वर्क का मैग्नीट्यूड अपन देखें तो W3 का सबसे ज़्यादा, देन W1, देन W2, और सबसे लीस्ट जो कि 0 के बराबर ही है लगभग, तो वो W4 हो जाएगा। तो ये वर्क का मैग्नीट्यूड होगा, ये अपन ने कैलकुलेट किया है एरिया को देखकर कि हमारे जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के अंडर PV कर्व में कितना एरिया आ रहा है उसके बेसिस पे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।